नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर हमारा ये विशेष बुलेटिन न्यूज एट 10, जहां कई बड़ी खबरों पर विस्तार से रहती है हमारी नजर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का करेंगे उद्घाटन। प्रतियोगिता में 58 टीमें लेंगी भाग। 1000 से अधिक खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के दौरे पर। तिरुचिरापल्ली में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी राज्य कोर ग्रुप की बैठक में भी लेंगे भाग। वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई के दौरान पकड़े गए राष्ट्रपति मादुरो को न्यूयॉर्क के डिटेंशन सेंटर में रखा गया। ट्रंप ने कहा, फिलहाल वेनेजुएला की कमान संभालेगा अमेरिका। वेनेजुएला पर सुरक्षा परिषद में सोमवार को होगी बैठक। वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई पर दो धड़ों में बटी दुनिया। किसी ने समर्थन किया तो किसी ने जताई चिंता। भारत ने अपने नागरिकों को दी वेनेजुएला की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह। ताइक्वांडो खिलाड़ी रूपा बायोर ने रचा इतिहास। ताजा रैंकिंग में विश्व में छठा और एशिया में पहला स्थान हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। 11 जनवरी तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता का आयोजन वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया जाएगा। प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों की 58 टीमें भाग लेंगी, जिसमें 1000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। वाराणसी में 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है। 4 से 11 जनवरी तक आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट में भारत के विभिन्न राज्यों और संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाली 58 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। लगभग 40 वर्ष बाद हो रही इस प्रतियोगिता में 1000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। हमारे सांसद हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जो काशी में खेलों का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, सिगरा स्टेडियम हो, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का गंजारी में स्टेडियम हो, यूपी कॉलेज में एक्स्ट्रा टब बिछाना हो हॉकी के लिए, लालपुर हो, तो इसके कारण हम लोग कराने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ खेल गतिविधियों के केंद्र के रूप में उभरता वाराणसी इस प्रतियोगिता के माध्यम से देश भर के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ी भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और उन्हें भरोसा है कि काशी को इस प्रतियोगिता के होने का लाभ मिलेगा। हम यहाँ सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में काशी में आए हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम यहाँ से अच्छा परफॉर्म करके जीत के जाए। मैं आरजू पुनिया वुमेन टीम की राजस्थान की प्लेयर, उम्मीद करती हूँ कि हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, हम यहाँ से जीत के जाएंगे। मैं उत्तर प्रदेश की तरफ से प्रतिभाग करी हूँ और इस बार हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि हम यहाँ फर्स्ट पोजीशन जीते। चाह रहे हैं कि हमारा अच्छा खेल का प्रदर्शन हो और हम किसी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी प्लेस या बेस्ट 4 में हम अपना पार्टिसिपेट करें अच्छे से। वाराणसी में राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन शहर के खेल अवसंरचना को सुदृढ़ करने और युवाओं में खेलों के प्रति रुचि को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये आयोजन न केवल एथलेटिक विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख आयोजनों की मेजबानी करने वाले शहर के रूप में वाराणसी की पहचान को भी और मजबूत करेगा। सभी प्रदेशों के टीम ने इतनी मेहनत की है कि वो इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने काशी पहुंच चुके हैं और वो उम्मीद करते हैं कि वो अपना बेहतर करेंगे, जिससे वो कोई न कोई पदक जीत सके। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, संपूर्णानंद स्टेडियम, वाराणसी।
और आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे, जहां वो कई राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री सबसे पहले तिरुचिरापल्ली के पुदुकोट्टई में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन के राज्यव्यापी राजनीतिक अभियान के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। लिहाजा इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तिरुचिरापल्ली में तमिलनाडु बीजेपी राज्य कोर ग्रुप की बैठक में भी शामिल होंगे। वहीं 5 जनवरी यानी कि सोमवार को श्रीरंगम में श्री रंगनाथ स्वामी दर्शन से पहले बीजेपी जिला इकाई द्वारा आयोजित मोदी पोंगल कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। और अंडमान निकोबार के दौरे पर रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 3 नए आपराधिक कानून वर्ष 2029 तक सत्र न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने शनिवार को श्री विजयपुरम में गृह मंत्रालय की संसदीय परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की और कहा कि इन कानूनों से जांच में तेजी आ रही है। साथ ही साथ दोष सिद्धि दर भी बढ़ रही है। उन्होंने जानकारी दी कि गृह मंत्रालय ने 2019 से संसदीय परामर्श समिति की 12 बैठक की हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। 2021 में देश में एक भी मोबाइल फोरेंसिक लैब नहीं थी, जबकि आज इनकी संख्या 1000 तक पहुंच गई है। उन्होंने देश में फोरेंसिक लैब का नेटवर्क अगले 5 वर्ष में स्थापित करने के लिए 30,000 करोड़ रुपए के निवेश की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि 2029 तक देश के प्रत्येक राज्य में एक फोरेंसिक विश्वविद्यालय या एक केंद्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला होगी। और नए साल में यात्रियों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जी हां, भारतीय रेलवे पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलाने की तैयारी में है और इस हाई स्पीड अत्याधुनिक ट्रेन का उद्देश्य लंबी दूरी की रात की यात्राओं को ज्यादा आरामदायक और सुरक्षित बनाना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का निरीक्षण किया। इस दौरान रेल मंत्री ने की डीडी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र मिश्र से खास बातचीत। हम इस वक्त मौजूद हैं वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में। ये सौगात मिलने जा रही है नए साल में और हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी। सब क्या खास है वंदे भारत एक्सप्रेस जो चेयर कार ट्रेन है और ये जो स्लीपर ट्रेन है उसमें? वंदे भारत स्लीपर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रेलवे को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने का जो संकल्प है उसका एक हिस्सा है, एक प्रयास है। इस ट्रेन को पूरी तरह से नए तरीके से डिजाइन किया गया है। बोगी हो, प्रोपल्शन हो, व्हीकल कंट्रोल हो, जो अंदर फर्नीचर कहते हैं इसको, जो ट्रेन के अंदर का बर्थ है, लाइटिंग है, इन सब को एक नए तरीके से डिज़ाइन किया गया है। टॉयलेट्स को नए तरीके से डिज़ाइन किया गया है। चार्जिंग में भी देखिए टाइप सी भी है, यूएसबी भी है और पावर प्लग भी है। तो हर तरह की सुविधा देने का एक प्रयास किया गया है। पहली स्लीपर माननीय प्रधानमंत्री जी के पूर्वोदय के संकल्प के अनुसार कोलकाता से गुवाहाटी, गुवाहाटी से कोलकाता दोनों में वीक में 6 डेज यानी डेली ट्रेन चलेगी। और इस साल करीब 12 ट्रेन बनाने का टारगेट है। 2 बन गई हैं और 10 बनेंगी, तो 10 और यानी 5 और पेयर्स इस साल स्टार्ट कर पाएंगे। तो काफ़ी एक नया अनुभव पैसेंजर्स के लिए रहेगा। काफ़ी अफोर्डेबल किराया रखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा मिडिल क्लास और गरीब कल्याण के लिए हमेशा उनका संकल्प रहता है कि हम जो भी काम करें मिडिल क्लास का वेलफेयर ध्यान में रखें और गरीब कल्याण हमारे हमेशा मन में रहना चाहिए। यही ध्यान रख के हर चीज़ का इसमें निर्णय लिए गए हैं। और बहुत एक तरीके से वंदे भारत स्लीपर लॉन्ग डिस्टेंस यानी इंटरमीडिएट डिस्टेंस ओवरनाइट जर्नी के लिए बहुत अच्छी है। शॉर्टर डिस्टेंसेस के लिए चेयर कार और बहुत जो एक्स्ट्रा लॉन्ग डिस्टेंसेस हैं यानी 1500 किलोमीटर से ज़्यादा की, उसके लिए एक नया डिज़ाइन चल रहा है जिसको पुश पुल नाम है उसका। पुश और पुल यानी दोनों तरफ लोकोमोटिव्स लगे रहेंगे, तो वो डिज़ाइन भी बन रहा है नए रूट्स पे भी। और एडिशनल जहाँ पे बहुत व्यस्त रूट्स हैं उस पर एडिशनल ट्रेन्स भी और इसमें इंट्रोड्यूस होगी। विशेष ध्यान रखा गया है कि पानी के छींटे सभी एरिया में न पड़े, इस हिसाब से टॉयलेट के डिज़ाइन में बहुत अच्छे इनोवेशंस किए गए हैं। डेप्थ ज़्यादा रखी गई है। टैप ऐसी है कि बहुत ज़्यादा पानी ना आए, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही आए। इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखा गया। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बता रहे थे वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की खासियत के बारे में। ज्यादा आरामदायक, सुरक्षित ये ट्रेन है
और हम देखेंगे कि 2026 में कई महत्वपूर्ण रूट्स पर ये ट्रेन चलेगी। सबसे पहली सौगात मिलने जा रही है कोलकाता गुवाहाटी के बीच। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और भारतीय निर्वाचन आयोग ने देश के सभी नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बेहद ठोस कदम उठाया है। दरअसल आयोग ने नागरिकों को ECI नेट ऐप में सुधार करने की दिशा में सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया है। आपको बता दें कि ये ऐप मतदान प्रतिशत के रुझानों की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित करता है और मतदान समाप्त होने के 72 घंटों के भीतर इंडेक्स कार्ड के प्रकाशन को उपलब्ध कराता है, जो कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पहले कई सप्ताह या महीने लग जाते थे। ECI नेट ऐप का इस्तेमाल बीते बिहार विधानसभा और देश भर के उपचुनाव में सफलतापूर्वक किया गया था। वहीं अब चुनाव आयोग मतदाताओं की इस ऐप से जुड़ी शिकायतों को दूर करने के लिए सुझाव मांगे हैं ताकि बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सके। वैसे ECI नेट प्लेटफॉर्म को इसी महीने आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाना है। वर्तमान में इसके ट्रायल वर्जन को बेहतर बनाने के लिए जनता, जिला निर्वाचन अधिकारियों और अन्य क्षेत्रीय अधिकारियों से लगातार फीडबैक लिया जा रहा है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स एक। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण शीतलहर में ठंड से ठिठुरते लोगों को टाउन हॉल में बने रैन बसेरे में राहत पहुंचाते हुए उन्हें कंबल और भोजन के पैकेट उपलब्ध कराए और उनकी कुशलक्षेम पूछी। छोटे बच्चों को उन्होंने चॉकलेट्स दिए तो बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने लोगों से कहा कि ठंड में बाहर सड़क पर खुले आसमान के नीचे कतई ना सोएं। रैन बसेरा आप ही लोगों के लिए बनाया गया है। उन्होंने रैन बसेरे में शरण लिए लोगों से व्यवस्थाओं के बाबत भी जानकारी ली और पूछा कि कोई कमी तो नहीं है। लोगों ने रैन बसेरे में प्रशासन द्वारा किए व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए बताया कि सब कुछ दुरुस्त है। बिछाने के लिए बिस्तर, ओढ़ने के लिए पर्याप्त कंबल आदि मिलने के साथ ही तापने के लिए अलाव आदि की भी समुचित व्यवस्था है। इस भीषण शीतलहरी में काशी के अंदर जिला प्रशासन, नगर निगम आदि संस्थाओं के द्वारा जरूरतमंदों के लिए, गरीबों के लिए, यात्रियों के लिए रेन बसेरा की क्या व्यवस्था की गई है, उन्हें वस्त्र वितरण की क्या कार्रवाई की गई है, इसका भी निरीक्षण मैंने किया है। टाउन हॉल में भी यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी रेन बसेरे की व्यवस्था टेम्परेरी बनाई गई है, जिसमें प्रदेश और देश भर से आए हुए श्रद्धालु रुके हुए हैं। और अमेरिका वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई के दौरान पकड़े गए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेंस को न्यूयॉर्क ले जाया गया है। मैनहट्टन लाए जाने के बाद उन्हें ब्रुकलिन के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। मैनहट्टन की संघीय अदालत में उन पर ड्रग्स और हथियारों से जुड़े आरोपों पर सुनवाई होनी है। सेंटर के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते देखे गए। इनमें से कई लोग खुशी जताते हुए और वेनेजुएला के झंडे लहराते हुए नजर आए। मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद था। मादुरो पर अब अगले सप्ताह मैनहट्टन की एक संघीय अदालत में ड्रग्स और हथियारों से जुड़े आरोपों पर सुनवाई होनी है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के नेता मादुरो को पकड़ने के लिए चलाए गए सैन्य अभियान को लाइव देखा। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला के बड़े तेल भंडार का इस्तेमाल करेगा, बर्बाद हो चुकी इंडस्ट्री को ठीक करने के लिए अमेरिकी कंपनियों को लगाएगा और सुरक्षा के लिए अमेरिकी सैनिकों का इस्तेमाल करेगा। As everyone knows, the oil business in Venezuela has been a bust, a total bust, for a long period of time. They were pumping almost nothing by comparison to what they could have been pumping and what could have taken place. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. वेनेजुएला पर अमेरिका की कार्रवाई पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कल बैठक बुलाई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसे एक खतरनाक मिसाल के तौर पर वो देख रहे हैं। राजनयिकों ने बताया है कि रूस और चीन के समर्थन से कोलंबिया ने 15 सदस्यीय परिषद की बैठक का अनुरोध किया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव को लेकर 2 बार अक्टूबर और दिसंबर में भी बैठक हो चुकी है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के पकड़े जाने पर दुनिया के ताकतवर देशों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जी हां, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अमेरिका की कार्रवाई की सराहना की है। मैक्रों ने कहा है कि वेनेजुएला के लोग मादुरो की तानाशाही से मुक्त हो गए हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि वेनेजुएला में बदलाव शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बदलाव में लोगों की इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका की कार्रवाई की सराहना की है। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप को स्वतंत्रता और न्याय के पक्ष में उनके साहसिक और ऐतिहासिक नेतृत्व के लिए बधाई देता हूं। साथ ही साथ उन्होंने इसे अमेरिका के बहादुर सैनिकों की शानदार कार्रवाई बताया। निकोलस मादुरो के पकड़े जाने की कार्रवाई को रूस ने सशस्त्र आक्रामकता कहा है। रूस के विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की मांग की और मादुरो के साथ ही उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करने की भी मांग की है। जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अमेरिका की कार्रवाई का समर्थन किया। स्टारमर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ब्रिटेन मादुरो को अवैध राष्ट्रपति मानता था और मादुरो के शासन का अंत होने पर उन्हें कोई दुख नहीं है। वहीं चीन ने अमेरिका की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। चीन ने अमेरिका की कार्रवाई को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन बताया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो अमेरिका की कार्रवाई का कड़ा विरोध करते हैं। तो 2 धड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है दुनिया इस पूरे मामले पर और अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद अब वेनेजुएला में अफरा तफरी का माहौल है। साथ साथ देश के राष्ट्रपति को अमेरिकी सेना के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है और ऐसे में वेनेजुएला की सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि मौजूदा उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज देश की कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभालें ताकि प्रशासनिक निरंतरता और राष्ट्र की समग्र रक्षा सुनिश्चित की जा सके। वैसे डेल्सी रोड्रिगेज की बात की जाए तो वो राजनीति में आने से पहले वेनेजुएला की सेंट्रल यूनिवर्सिटी से स्नातक कर एक वकील बनी। पिछले 1 दशक में डेल्सी राजनीतिक क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ी और वेनेजुएला की एक ताकतवर महिला के रूप में वो उभर कर सबके सामने आई। डेल्सी जन्म से ही काराकस की रहने वाली हैं और फिलहाल प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रंप प्रशासन डेल्सी रोड्रिगेज के साथ काम करने को तैयार नजर आ रहा है। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकती हैं डेल्सी। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के मद्देनजर घटनाक्रमों को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है और एडवाइजरी में भारतीय नागरिकों को वेनेजुएला की सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में लिखा है कि वेनेजुएला में किसी भी कारण से मौजूद सभी भारतीयों को अत्यधिक सावधानी बरतने, अपनी गतिविधियों को सीमित करने और कराकस स्थित भारतीय दूतावास से उनकी ईमेल आईडी यानी कि cons.caracas@mea.gov.in
या फिर आपातकालीन फ़ोन नंबर +58 412 9584 288 और ये व्हाट्सएप के लिए भी उपलब्ध है और इसके माध्यम से संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। खेल की बात करें तो ताइक्वांडो एथलीट रूपा बायोर ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने ताइक्वांडो की ताज़ा जारी विश्व रैंकिंग में 6ठा स्थान हासिल करने में सफलता पाई है। रूपा ने एशिया में पहला स्थान हासिल किया और इसी के साथ वो ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। और आज से बेंगलुरु ओपन टेनिस प्रतियोगिता के 10वें संस्करण की शुरुआत होने जा रही है। भुज से आने वाले भारत के नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी आर्यन शाह साल के पहले बड़े टूर्नामेंट बेंगलुरु ओपन में भाग लेने के लिए काफी उत्साहित हैं। आर्यन शाह से खास बात की हमारी सहयोगी सुचित्रा ने। आप देखिए ये बातचीत और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार आर्यन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया डीडी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। बेंगलुरु ओपन के साथ आप नए साल की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो क्या आपकी उम्मीदें हैं बेंगलुरु ओपन से और इस नए साल से? साल का पहला टूर्नामेंट है तो एक्सपेक्टेशन तो किसी भी प्लेयर को होंगी, बट ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ टूर्नामेंट खेलना है। मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि मैं अच्छा परफॉर्म करूँ, उससे भी अच्छा है कि मैं अच्छा टेनिस खेलूँ और जो रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मेरा अचीव हो। और हाई एक्सपेक्टेशंस है क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, तो एक्साइटेड फॉर इट। नंबर 2 तक के अपने इस सफर को आप कैसे देखते हैं? टेनिस के साथ आपका जुड़ना कैसे हुआ और ये जो सफर है कितना मुश्किल रहा है ये आपके लिए? एक्चुअली मैं अहमदाबाद से नहीं हूँ, मैं एक्चुअली भुज से हूँ, कच्छ में आता है जी। और फिर मैं 10-11 साल में उम्र में अहमदाबाद शिफ्ट हो गया टेनिस के लिए, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स से बात किया कि मेरे को इसमें आगे बढ़ना है। तो तब से मेरी जर्नी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे, तो पूरा अपना बेस शिफ्ट करके हम अहमदाबाद गए और तब से अभी तक का सफ़र बहुत कठिन रहा है, लंबा रहा है, बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं। और जूनियर करियर भी मेरा बहुत अच्छा रहा क्योंकि मैं वर्ल्ड में 39 था और इंडिया में भी जूनियर में नंबर 1 था, तो उसका सफ़र बहुत कठिन रहा था। बट बहुत सारी नए एक्सपीरियंस करने मिले इस लंबे सफ़र में, क्योंकि 4 ग्रैंड स्लैम खेलना एक साल में बहुत सारे इंडियंस नहीं कर पाए। और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट मेरे मम्मी पापा को ही जाता है, स्पेशली मम्मी, क्योंकि वो एक बिहाइंड द सीन्स पर्सन जो हमेशा मिस कर देते, क्योंकि लाइमलाइट में हमेशा प्लेयर और कोच रहते हैं। तो बड़ा क्रेडिट मेरी मम्मी का नाम है नंदिता शाह और पापा का नाम प्रशांत शाह, तो हमेशा वो बिहाइंड द सीन में छूट जाते थे, उनको बड़ा क्रेडिट। और हाँ, अभी इंडिया नंबर 2 हूँ और इसमें खुश नहीं है, सेटिस्फाइड है पर खुश नहीं है। इसमें अभी मेरे को नंबर 1 का पद दिख रहा है ऑलरेडी और ज़्यादा दूर नहीं हूँ। किस टेनिस खिलाड़ी को अपना आदर्श मानते थे और अब अगर बात करें तो किसके आप स्टाइल को फॉलो करते हैं? किसकी जो अचीवमेंट्स हैं वो आपको प्रेरणा देती हैं? मैम, मेरा बचपन से ही 3 आइडल्स रहे हैं मेन सर्किट में। एक तो रॉजर फेडरर, क्योंकि जिस तरीके से वो खेलते हैं हमेशा आंखों को प्लेजेंट लगता है, ना ज़्यादा एफर्ट देते हैं, ऐसा लगता है ऑफ कोर्स एफर्ट डालते हैं बट इट्स वेरी प्लीजिंग टू द आईज। और पीट सैम्प्रास एज वेल, क्योंकि उनका जो ऑरा था, उनका जो गेम स्टाइल था वो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। पर ऑन द वुमेन्स साइड एज वेल मेरे को सेरेना विलियम्स बहुत इंस्पायर करती है, क्योंकि जो उनका एटीट्यूड है, अभी भी उनकी आप क्लिप देखेंगे तो रिटायर हो चुकी है पर तो भी बहुत फिट है। तो ये 3 खिलाड़ी मेरे को बहुत इंस्पायर करते हैं आज। आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए और नए साल के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। यही उम्मीद है कि नंबर 1 पर भी जो आपकी नज़र है, भारत के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बनने पर, वो भी लक्ष्य आप बहुत जल्दी हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नए साल की शुभकामनाएं। थैंक यू।